नमस्कार, 9 बजने को हैं और नेशनल न्यूज सेंटर में आपके साथ मैं हूं संदीप चौधरी। नेशनल न्यूज सेंटर क्यों? क्योंकि हम खबर सिर्फ बताते नहीं हैं, खबर सिर्फ दिखाते नहीं हैं, खबर आपको समझाते हैं, उसका अतीत खंगालते हैं, उसे अंजाम तक ले जाते हैं पूरी निर्भीकता, पूरी ईमानदारी के साथ, और ऐसी खबरें दिखाते हैं जिनका सरोकार आपसे है। क्योंकि न्यूज 24 है हर हिंदुस्तानी का चैनल। सबसे पहले हेडलाइंस। ईद की सुबह पाकिस्तान ने किया 7 भारतीयों का कत्ल। जम्मू में फिर से भारी फायरिंग, वाघा बॉर्डर के दरवाजे भी नहीं खुले। कांग्रेस गरजी, अब कहां है 56 इंच का सीना। महात्मा गांधी के बाद मोदी की जुबान पर नेहरू, इंदिरा दोनों की जयंती पर स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाने का ऐलान। कांग्रेस का हमला, सिर्फ सियासी फायदा उठाने की चाह। चाचा नेहरू जिनको बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को सफाई का ज्ञान दिया जाए। मोदी की रैलियों पर पवार का निशाना, बोले प्रधानमंत्री होकर लगा है सिर्फ भाषण देने का शौक, क्यों नहीं निकालते देश के लिए काम करने का वक्त। बीच सड़क गाड़ी बनी आग का गोला, दिल्ली में चलते चलते स्वाहा हो गई कार, जैसे तैसे बची ड्राइवर की जान। और सलमान खान ने अपने ही स्टाइल में कहा ईद मुबारक, घर के बाहर जमा फैंस से दिल खोल कर मिले। आज बकरीद है, ईद उल जुहा, ईद उल अधा भी कहते हैं। आज तक हर साल इस कुर्बानी के त्योहार पर भारत और पाकिस्तान के जवान एक दूसरे को बॉर्डर पर मिठाई देते थे, लेते थे। आज पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर ना मिठाई दी गई ना ली गई, बल्कि मिठाई की जगह पिछले 6 दिनों से मौत की गोलीबारी की गई। पाकिस्तान ने सीमा पर रिहायशी इलाकों में जबरदस्त फायरिंग की, जिसमें 7 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 35 जख्मी हो गए। जम्मू के अरनिया सेक्टर में तो एक परिवार के 4 लोगों की जिंदगी पाकिस्तानी गोलों ने ले ली। 1 बजे के करीब ये स्टार्ट हो गए बम गिरने। पहले इधर ही गिरे, हम नीचे भागे जैसे ही, तो फिर इधर आके इस घर में गिरा 2:30 बजे। तो 1 बजे फायरिंग शुरू हुई, बम पड़े। और रात को मेरे ताऊजी का लड़का बाहर आया, तो जहीं निकालते नहीं आ रहे, उनको बोल रहा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। खुद ही उनको लगी, वहीं उनकी डेथ हो गई। यही भाषा समझ आती है तो उनको उनकी भाषा में समझाए। रविवार रात तक इस कमरे में खुशियां गूंजती थी। 14 साल की काजल का कमरा है। इस आंगन में काजल खेलती थी। अब यहाँ सिर्फ बर्बादी के निशान। यहाँ मौत बम बनकर बरसी, वो बम जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना ने बरसाया। न काजल का कमरा बचा, न आंगन। घर के 4 लोग पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए। पूरा घर गवाही देता है कि पाकिस्तान ने कैसे सारी हदें तोड़ दी। जम्मू में अरनिया के माशेद कोठे इलाके में रात 1 बजे थे, जब अचानक सीमा पार से दनादन गोले गिराए जाने लगे। फायरिंग कोई करीब 1 बजे से शुरू हुई। 1:30 बजे के करीब जहां से जो अर्जेश है घर से उठा, अपने आसपास के सदस्यों को उठाने के लिए आया, बोला कि चलो कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। तो जब ये घर के आंगन में उठा रहा था, तो उसी वक्त सेल जहां पे आके गिरा, तो वो पूरा का पूरा सेल की चपेट में आ गया। रविवार रात पाकिस्तान की तरफ से भारत की 15 चौकियों पर एक साथ फायरिंग हुई। रिहायशी इलाकों को सीधे निशाना बनाया गया। सुबह 6 बजे तक फायरिंग कर भाग गए। 1 अक्टूबर से अब तक यानी पिछले 6 दिन में पाकिस्तान 12 बार सीज फायर तोड़ चुका है। देश के रक्षा और गृह मंत्री पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। सफेद झंडा पाकिस्तान को नहीं दिखाया जाना चाहिए, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है। इस प्रकार के सभी आक्रमणों का जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पांस या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए। पिछले 6 दिनों में पुंछ, आरएसपुरा, मेंढर, अरनिया ये वो सीमा की पोस्ट हैं जहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। बीएसएफ के जवानों ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब दिया है।
बीएसएफ प्रोफेशनल फोर्स है, इसको जो जवाबी कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीएसएफ के अफसर तो पाकिस्तान की हिमाकत पर जवाब देने की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। शिवसेना ने जम्मू में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो दिल्ली में विपक्ष ने पूछा, कहां गई प्रधानमंत्री की 56 इंच वाली छाती? अब क्यों नहीं आंख मिलाकर जवाब देते? हमें लगता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, गृह मंत्री वगैरह, वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं कि हम देख लेंगे, मार देंगे और निपट लेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन सीमा पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सीमा पर पाकिस्तान हमलावर है। आज जैसे हमारे 5 लोग मारे गए, ये बेहद चिंता का विषय है। अब वो बातें सब कहाँ गई कि 7 के बदले हम 7 सरकलम करके लेंगे, तब पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। ये सब जो है बातें उस समय जो बढ़ चढ़ के की गई, आज वो सब बढ़ चढ़ के बात करने वाले कहाँ गायब हो गए, कहाँ नदारत हो गए? सरकार के मुताबिक बातचीत बंद कर भारत पहले ही कड़ा संदेश दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान के इरादे तो कुछ और नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि अब भारत की रणनीति क्या होगी? मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ दोस्त बनकर आए थे, फिर साड़ी शॉल की डिप्लोमेसी हुई, लेकिन दोस्ती की ये बातें अब पुरानी हो गई है। अब पाकिस्तान घर में घुसकर मार रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है और सरकार सिर्फ बयान दे रही है, जवाब नहीं कि पाकिस्तान को कैसे समझाना होगा। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि हम क्या जवाब देंगे, कब जवाब देंगे, कब दांत खट्टे करेंगे पाकिस्तान के? इसके पीछे की थोड़ी कहानी आपको मैं समझाता हूं। उल्लंघन कितनी बार हुआ है, सीज फायर की अगर हम बात करें, युद्ध विराम की, इस साल नियंत्रण रेखा पर 95 बार फायरिंग हुई है। 95 बार फायरिंग हुई है। 2014 में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 25 बार सीज फायर टूटा है, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। 1 महीने शांत रहने के बाद 1 अक्टूबर से, इसी महीने की 1 अक्टूबर से लगातार पिछले 6 दिनों से फायरिंग हो रही है। अगस्त में 24 बार सीज फायर तोड़ा गया था, 24 बार, और जुलाई में 8 बार सीमा पर फायरिंग की गई थी, और अप्रैल से मई के बीच 19 बार गोलीबारी हुई थी। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि हम जवाब क्या देंगे और कब जवाब देंगे। अब सीमा पर तो लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान ने, क्योंकि वहां पर सीज फायर तोड़ा है, गोलीबारी हो रही है, लेकिन देश के भीतर भी कौन सा आम लोग सुरक्षित हैं? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि पटना के गांधी मैदान के बाहर हुई भगदड़ में 33 लोग मारे गए थे, लेकिन ये कहानी अब कुछ और आगे बढ़ गई है। चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो ये कि अदालतगंज घाट के पास, मैं पटना की बात कर रहा हूं, वहां पर 6 शव बरामद किए गए हैं और आज एक शव मिला जिसके सर पर चोट के निशान थे। सवाल यह है कि कहीं मौत के आंकड़े को, इस भगदड़ में हुई मौत के आंकड़े को कम करने के लिए इन लोगों को नदी में तो नहीं फेंका जा रहा है? मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यह है पटना में गंगा नदी के किनारे बना अदालत घाट। गांधी मैदान जहां मौत की भगदड़ मची थी, वहां से दूरी है सिर्फ 2 किलोमीटर, और ये अदालतगंज घाट पीएमसीएच के ठीक पीछे है। वो पीएमसीएच जहां भगदड़ में मारे गए लोगों के शव लाए गए थे और जख्मियों का इलाज हो रहा है। ऐसे में पीएमसीएच के ठीक पीछे मौजूद अदालतगंज घाट से 24 घंटे में 1 महिला और 3 बच्चे समेत 6 शव मिलने के बाद सवाल उठा है कि ये शव भगदड़ में मारे गए लोगों के तो नहीं? कहीं प्रशासन ने ये शव तो नहीं फेंक दिए? कहीं मौत का आंकड़ा छुपाने की कोशिश तो नहीं हो रही? कोई अदालतगंज घाट पे हैं, यहाँ पे फिर एक बच्चे का डेड बॉडी मिला है और वो बच्चे की उम्र लग रही है 10 से 12 साल का बच्चा है। और आपको बता दें कि इस डेड बॉडी को देखने के बाद ना तो उस पर कफन है और ना ही उसका पोस्टमार्टम हुआ है, और इस बच्चे को स्थानीय भी नहीं, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है। इस बात की संभावना अब तेज होते जा रही है। जो जिस तरह की अफवाहें थी कि कई लाशें गंगा में फेंकी गई हैं, और अब जो हालात बन रहे हैं, इसमें इस बात की पुष्टि होती नजर आ रही है। रविवार को 4 लोगों के शव मिले थे। जब इस बारे में सवाल सीएम जीतन राम मांझी से पूछा गया तो वो कुछ बोलने से बचते रहे। अब आज एक शव इसी अदालतगंज घाट पर मिला है। पटना पुलिस भी जवाब देने से बचती रही। मुझे कोई सूचना नहीं मिली, बस एक बॉडी का सूचना मिली। कुछ बता दीजिए, एक मिनट। क्या बताना? ये बताइए ना कि क्या लग रहा है। हमारे से बात कीजिए, हम उन्हें बताएंगे। अदालतगंज घाट पर जो शव मिले हैं वो कहीं दूर से बहकर आए नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव तेज नहीं है।
हम लोग इतना बड़े यहाँ पे हो गए हैं खेलते कूदते, आज तक कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहे हैं हम लोग इतनी लाश। यहाँ ठहरा हुआ है कि बहाव वाला है? ठहरा हुआ इसीलिए तो अभी तक है, बहाव रहता तो कब की निकल जाती लाशें। अदालतगंज घाट पर मिले शव कहीं गांधी मैदान में हुई भगदड़ के शिकार लोगों के तो नहीं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अब तक कई लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। पटना के शिवपुरी में रहने वाली बिंदु देवी को अपनी 6 साल की बेटी की तलाश है। पीएमसीएच में जिन शवों की अब तक पहचान नहीं हुई है, बिंदु को उसमें अपनी बेटी का शव नहीं मिला। तो बोला मम्मी से जाने लंका डाल देते, 11 बजे घर से चला है, उसके बाद घर नहीं पहुंचा तो उसका मम्मी फोन किया, सब राय फोन किया, कल से हम दौड़ रहे हैं, खोज रहे हैं, कल से नहीं पता चला। इसी तरह कुसुम देवी अपने नाती राहुल को तलाश रही हैं। राहुल का ना तो इलाज हो रहा है, न राहुल का शव पीएमसीएच में मिला है, तो फिर राहुल कहाँ गया? ऐसे में विपक्ष भी पूछ रहा है कि अदालतगंज घाट के बाहर मिले शव किसके हैं? जो हादसा कल हुआ है परसों, उस हादसे में लोग मारे गए हैं, उनमें से लाश हो सकता है। और ये पोस्टमार्टम के पीछे मिलना कहीं न कहीं मन में संशय पैदा करता है कि लोगों ने लाशों को छुपाने की कोशिश तो नहीं की। पुलिस चुप है, अफसर खामोश हैं, सरकार सन्नाटे में बैठी है। फिलहाल सिर्फ जांच का लबादा उड़ा दिया गया है अदालतगंज घाट पर मिले शवों को। डर है कहीं जांच के नाम पर अपनी नाकामियों को सरकार छुपा न ले और किसी घर का मासूम लावारिस लाश बनकर न रह जाए। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। अब जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, हम उसी की पड़ताल में निकले हैं। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। अगर मौत का आंकड़ा कम करने के लिए इस तरह से आम आदमी की लाश को नदी में फेंका गया है, इससे नृशंस हरकत कुछ नहीं हो सकती। इस खबर को हम लगातार ट्रैक करेंगे। उधर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज भी किया था। नदी में शव फेंके जा रहे हैं। तब सवाल था कि क्या अब कांग्रेस के गांधी को नरेंद्र मोदी ने हाईजैक कर लिया है? अब इस सवाल में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ क्या है? अब किसके गुणगान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? इस रिपोर्ट में देखिए। ये देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली है, इस देश के टुकड़े किसने किए, हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदुस्तान की जनता के समर्थन, 125 दिन की सरकार में प्रधानमंत्री का हृदय परिवर्तन हो गया। देशवासियों के समर्थन से चल रही है। तभी तो नेहरू इंदिरा की अगुवाई में रही सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाने वाले मोदी अब उनकी जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाकर जिस सफाई अभियान को शुरू किया, अब उसी सफाई अभियान में नेहरू और इंदिरा गांधी की जयंती को भी जोड़ दिया है कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें, स्वच्छता का कैंपेन करें। चाचा नेहरू को बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम इस सफाई को अभियान चलाएं और पूरी सरकार चलाएगी, ये मैं आपको कहने आया हूं भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ ही कांग्रेसियों को भी इस अभियान से जुड़ने का न्योता दिया। तो कांग्रेस सवाल उठा रही कि अगर मोदी के मुताबिक 60 साल में देश में तरक्की ही नहीं हुई, तो फिर इन नेताओं की जयंती को अपने अभियान से क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छी बात है अगर वो जो है गांधी जी के बताए रास्ते पे आदर्श रास्ते पे चलते हैं, नेहरू जी के आदर्श रास्ते पे चलते हैं, इंदिरा जी के आदर्श रास्ते पे चलते हैं, तो हमें एतराजी कहाँ है? अब सवाल ये कि आखिर पहले गांधी और अब नेहरू और इंदिरा का नाम मोदी क्यों कैश कराना चाहते हैं? फिर मोदी अपने आप को एक स्टेट्समैन समझते हैं। स्टेट्समैन होने के नाते महात्मा गांधी को इस्तेमाल करना एक नेशनल राइट है, तो वो अपना हक दिखा रहे कि महात्मा गांधी किसी एक पार्टी का नहीं है, देश का है और मैं देश का लीडर हूँ। चुनावों में नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल का नाम जोर शोर से लिया, फिर गांधी और अब नेहरू इंदिरा। मोदी के हर दांव के आगे फिलहाल सबसे बड़ी दुविधा में कांग्रेस है। पहले पटेल, फिर महात्मा गांधी और अब नेहरू और इंदिरा के जन्मदिवस मनाने का ऐलान कर मोदी ने कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया है, जबकि कांग्रेस ने नेहरू के 125वें जन्मदिवस को मनाने के लिए
एक हाई प्रोफाइल कमेटी तक गठित कर चुकी थी। अब कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं पटेल और गांधी के जन्मदिवस की तरह ही नेहरू के जन्मदिवस को भी मोदी हाईजैक न कर ले। और मेरे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन जुड़ चुके हैं। सुकेश, मुझे ये समझाइए, ये मोदी की एक राजनीतिक रणनीति है? मोदी दरअसल क्या स्टेट्समैन बनना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस की निष्क्रियता का पूरा फायदा उठाकर उसे हाशिए पर ढकेलने की मंशा है? नहीं, दोनों का मिश्रण है संदीप। अगर देखिए, ये बड़ा क्लेवर कैलकुलेटेड मूव है नरेंद्र मोदी का। पहले वो चाहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएं। जिस हालत में कांग्रेस पहुंच गई है, वो करीब करीब अपनी जो फुलफिल करना चाहते थे डिजायर, वो कर चुके हैं कि कांग्रेस ऑल टाइम लो पे चली गई है। अब वो अपने आप को स्टेट्समैन की तरह दिखाना चाहते हैं। आपको याद होगा 2 अक्टूबर को जब ये पूरा ड्राइव उन्होंने शुरू किया महात्मा गांधी की जयंती पे, तब भी उन्होंने कहा था कि सेवा दल ने बड़ा काम किया सफाई के मामले में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बड़ा काम किया होगा। मैं किसी सरकार के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, सारी पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। यह बताता है कि वो बहुत क्लेवरली, बहुत चतुराई से, बहुत चालाकी से वो ग्रेजुएट कर जाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप दरअसल मैं कोई बीजेपी का नेता नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। और वो प्रधानमंत्री जो पार्टी से ऊपर उठ चुका है, पार्टी की परंपराओं से ऊपर उठ चुका है, अब मैं प्रधानमंत्री की तरह बोलता हूं और एक स्टेट्समैन की तरह बोलता हूं। तो ये बहुत सोच समझकर एक कैलकुलेटेड मूव है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मुझे लगता है कि इससे चिंता कांग्रेस में, जिसका हिंट हम स्टोरी में कर रहे थे, इसकी चिंता कांग्रेस को है कि आने वाले दिनों में इसको कोई काउंटर प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से है क्या, कि कम से कम उनके जो आइकॉन्स हैं, जो रहे हैं आज तक, जिन पे उनका एक तरीके से रहा है, उसको किसी तरीके से बचा सकते हैं क्या? ये प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल। और यहां पर तो उनको कोई अभी फिलहाल जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि चारों खाने चित कर दिया। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उनकी रणनीति में। लेकिन दूसरे मोर्चे पर कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है कि भैया आप महाराष्ट्र में क्यों इतनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, आप हरियाणा में क्यों जा रहे हैं। आनंद शर्मा वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो किस तरह से अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, सुनिए। उनकी मानसिकता नहीं बदली, वो अभी भी एक तरफ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी बात, वो अपने आप को अभी भी चीफ मिनिस्टर कई बार ज्यादा समझ जाते हैं। अब जहां जाते हैं सोचते वहीं का चुनाव लड़ूंगा, वहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब यहाँ का मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री की कुर्सी की बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब हरियाणा का भी चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे, महाराष्ट्र के भी कल को किसी और सूबे में होगा तो वहां भी कहेंगे मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे भी कहा जा सकता है, या इन बातों में दम है कि प्रधानमंत्री अब वो स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स में भी घुसे हुए हैं, तो दिल्ली में कितना कामकाज हो रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय में। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया है एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार साहब, चाणक्य भी कहा जाता है भारतीय राजनीति का। वो ट्विटर पर क्या कुछ लिखते हैं, नरेंद्र मोदी को कैसे घेरने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अब तक 25-30 रैलियां नहीं की हैं जैसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास देश के लिए करने का बहुत से काम होते हैं, लेकिन मोदी भाषण देने का अपना प्रेम नहीं छोड़ पाते। फिर चाहे तालुका स्तर पर भाषण देना हो, प्रधानमंत्री को इतना वक्त कहां से मिलता है। उन्हें यह वक्त किसानों और लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। खींच भी है क्या, कहीं ना कहीं डर है क्या शरद पवार के मन में कि नरेंद्र मोदी अगर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, कहीं हमारा सुपड़ा साफ ना कर दें। अब ये तो बात हो गई राजनीति की, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आपकी जेब की बात करता हूं। अब आप जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट की बात, ट्विटर की बात हो, व्हाट्सएप की बात हो, ये तमाम चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। अब हम लगातार खबरें दिखाते हैं कि भाई सब्जियों के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, फलों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। ये खबरें आम हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ये सेवाएं अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% नहीं 100% महंगी होने वाली हैं, तो थोड़ा सा चिंतित आप जरूर होंगे। देखिए, दिल्ली के आकाश चौधरी एक आईटी फर्म में काम करते हैं। स्मार्टफोन रखते हैं, फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल भी खूब करते हैं।
फिलहाल आजकल फोन को लेकर इनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जून से लेकर सितंबर तक धीरे धीरे इनका इंटरनेट महंगा होता गया। इन्हें पता भी नहीं चला। अब इन्हें दुनिया मुट्ठी में करना महंगा पड़ रहा है। मैं अभी आईटी फर्म में काम कर रहा हूँ और मेरे को मेन डाउनलोड करना पड़ता है और पीडीएफ्स बहुत सारी होती है, वो सब डाउनलोड करनी पड़ती है। बट बिना बताए कंपनी कुछ बताती नहीं है, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अपनी प्राइसेस और हाइक करते जा रही हैं। वोडाफोन और आइडिया ने जून से ही इंटरनेट महंगा करना शुरू कर दिया था। एयरटेल ने अभी हाल में 33% चार्ज बढ़ाए हैं। इन 3 कंपनियों की बाजार में 57% हिस्सेदारी है। आमतौर पर दूरसंचार ऑपरेटर दरों में बढ़ोतरी का सार्वजनिक ऐलान नहीं करते। पोस्टपेड ग्राहकों को एसएमएस के जरिए बताते हैं तो प्रीपेड ग्राहकों को रिचार्ज कराने के दौरान पता चलता है। लेकिन जब तक पता चलता है, महंगाई से जेब कट जाती है। टोटली नॉन ट्रांसपेरेंट वे से टैरिफ को ऊपर एक्शन ले रहे हैं। उसमें 3 मेजर कंपनीज हैं जो बेनिफिशियरी हैं, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल। लगभग सारा का सारा मार्केट इन तीनों ने कंट्रोल किया हुआ है और ट्राई टोटली कोई एक्शन नहीं ले रहे। सवाल ये है, अगर कंपनियां दरों में इजाफा करती हैं और ग्राहकों को इस बारे में खुलकर नहीं बताती, तो क्यों ना ये माना जाए कि ये उपभोक्ता से कहीं ना कहीं धोखा है। टेलीकॉम कंपनियां पिछले दरवाजे से वॉइस कॉल्स महंगी करती आ रही थी, पर अब उनकी नजर डेटा चार्जेस पे जम गई है। मोबाइल पर इंटरनेट सर्फिंग करना 100% तक हाल फिलहाल में महंगा हो चुका है। हैरानी की बात ये कि ट्राई ये सब मूक दर्शक बनकर देख रहा है। कैमरामैन हिमांशु पांडे के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। तो फोन पर इंटरनेट महंगा होने वाला है, लेकिन अब एक दिलचस्प खेल समझाता हूं आपको, और ये खेल बेहद रोचक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। खेल किस चीज का है? ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स आप समझे, वो लगातार जो एड्स आती हैं कि भाई क्विकर पर खरीद लो, OLX पर ले लो, फिर फर्स्ट ये फ्लिपकार्ट पर ले लो, अमेजॉन पर ले लो। इस खेल में आज क्या हुआ, ये खेल थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसके असरात भी बताऊंगा। ऑनलाइन बाजार में सेल वॉर चल पड़ा है। फ्लिपकार्ट ने शुरू की है द बिग बिलियन डे सेल। बिलियन होता है 100 करोड़, 1 बिलियन 100 करोड़। उन्होंने ये क्यों की है? उनका टारगेट है 100 करोड़ लोगों को सस्ते में सामान बेचना। और दरअसल ये सामान सस्ता होता है। आप खुदरा व्यापारी के पास जाएंगे, अपने आसपास के मॉल में जाएंगे, जितने में वहां सामान मिल रहा है उससे कम में ही अपने घर, आपके घर लाकर सामान दे देते हैं। मसलन आईफोन 5 सिर्फ 24,599 रुपए की डील में था। हुआ क्या, ये भी आगे बताता रहता हूं। सुबह 8 बजे सेल शुरू हुई। इतने लोग, हम 125 करोड़ के देश हैं, इतने लोगों ने लॉग इन कर लिया कि क्रैश हो गई साइट। मुकाबला किसके साथ चल रहा था? इस मुकाबले में स्नैपडील ने भी शुरू कर दी महासेल। उधर बिलियन डे सेल, यहां पर महासेल। स्नैपडील ने सैमसंग गैलेक्सी टैब की कीमत 10 गुना कम कर दी। फर्ज कीजिए वो 100 रुपए का था, 100 नहीं होता, 20,000 का है। वो बोले आइए हम 2,000 रुपए में देंगे। उसका असर क्या हुआ? सैमसंग का टैब सिर्फ 1,390 रुपए में बेचा जा रहा था। तो हैशटैग बिग बिलियन डे या चेक स्नैपडील टुडे ये ट्रेंड करने लगा। क्रैश भी होता रहा, ट्रेंड भी करने लगा। लेकिन यहां पर असरात क्या हैं ये समझाना जरूरी है। असरात ये कि ऑनलाइन सेल से खुदरा व्यापारियों को, कारोबारियों को डर सताने लगा है कि अरे भाई त्योहारों का मौसम है, त्योहारों का सीजन है, यही वक्त है जब हम पैसा कमाते हैं। ये 100 करोड़ लोगों को इतने सस्ते दाम में माल बेचने लगे तो हमारी दुकान में कौन आएगा? हम ये बड़े बड़े मॉल्स में दुकानें, शोरूम खोलकर बैठ जाते हैं, किराया देते हैं, एसी लगाते हैं। यहां लोग नहीं आए, उन्होंने सिर्फ क्लिक किया कंप्यूटर पर और घर पर ही सामान डिलीवर हो गया, तो हमारा तो कारोबार ही ठप हो जाएगा। और ये जो द्वंद है, जो ये जंग है जिसका आगाज हो चुका है, आने वाले दिनों में आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आने वाले दिनों में ये बड़ी खबर होने वाली है। नेशनल न्यूज सेंटर ये खबरें देता है, इसीलिए हमें लगातार देखते भी रहिए। वो सिर्फ 3 साल की थी, मम्मी पापा के साथ इंडिया गेट घूमने आई थी, लेकिन तभी कोई उसे उठाकर ले गया। इस विशेष पेशकश में हम आप तक पहुंचाएंगे जाह्नवी के गायब होने से मिलने तक की पूरी कहानी।
इंडिया गेट से लापता हुई 3 साल की बच्ची आखिर कैसे मिली? क्या जाह्नवी किसी साजिश की शिकार हुई थी या रास्ता भटक कर कहीं चली गई? बस आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और सबको थैंक्स करना चाहती हूँ मैं। जो पूरी मीडिया है, हमारी दिल्ली पुलिस थी और ये सब दर्शक जो इन लोगों ने हमारा साथ दिया, सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। हफ्ते भर तक जाह्नवी आखिर कहाँ रही? क्या वो बच्चा चोर गैंग की शिकार तो नहीं हो गई थी? हमारे घर का माहौल ही बहुत मनहूस भरा हो गया था, सब बहुत परेशान थे, घर में किसी का कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था, लेकिन अब जब हमारी जाह्नवी मिल गई हमें बेहद खुशी। हमारे घर में तो जैसे कल दिवाली मनाई गई। जाह्नवी का सर किसने मुड़वाया? आखिर 3 साल के बच्ची के बाल कटवाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या जाह्नवी को कोई बेऔलाद दंपति उठाकर ले गया था? अगर हाँ तो फिर उन्होंने जाह्नवी को छोड़ क्यों दिया? अगर जाह्नवी को किडनैप किया गया था तो आखिर जाह्नवी अचानक मिल कैसे गई? क्यों दिल्ली पुलिस जाह्नवी को तलाश नहीं पाई? क्या ये उसकी नाकामी नहीं है? आखिर क्या है जाह्नवी के गायब होने की पूरी मिस्ट्री? कितनी प्यारी लग रही है ये मासूम सी बच्ची। से मालूम भी नहीं कि इसके साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था। 3 साल की इस छोटी सी बच्ची के लापता होने के मामले में दिल्ली पुलिस को लाजवाब कर दिया। ये बच्ची कैसे गायब हुई? हफ्ते भर तक कहां रही? किसने इस बच्ची को छोड़ा? किसने इसके गले में बच्ची का नाम और उसके पिता का नंबर लिखा? ये सब कुछ पहेली बना हुआ है और इन्हीं सवालों को जानने के लिए हमारी टीम ने इस मामले की पड़ताल की और क्या कुछ पाया, देखिए। ये लोग जाह्नवी की वापसी से खुश हैं। जाह्नवी के पिता, उनकी माँ, दादी, हर कोई इसे अपनी बच्ची का दूसरा जन्म बता रहा है। घर आ गई, हम उससे पूछा, आज हमारे गोद में फिर दोबारा एक बच्ची का जन्म हुआ एक तरह से। आज हमारे साथ बच्ची को साथ दे के मीडिया वालों ने भी हमारी हेल्प करी। बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा सेफ हमारे पास पहुंच गया। बेटी की वापसी से यह परिवार दिवाली मना रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि उनकी जाह्नवी इतने दिनों तक कहाँ रही। बस मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस हमारी बेटी आज हमारे पास है। बस जाह्नवी के परिवार का कहना है कि उन्हें फोन के जरिए अपने बच्ची के बारे में खबर मिली थी। सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे जाके मैंने जब जाह्नवी को लिया अपने हाथों में तो मेरी खुशी फूले नहीं समाई और उसी समय मैंने भगवान का शुक्रिया अदा करा और बोला कि सर जो हमने चाहा मीडिया के थ्रू और या दिल्ली पुलिस के थ्रू जो चाहा वो सब चीज़ें हमारी मुमकिन हुई। यानी जाह्नवी कहाँ है, इसकी जानकारी एक अनजान शख्स ने दी। अब सवाल यही कि वो शख्स कौन था। जाह्नवी के पहले गायब होने और फिर मिलने के इन्हीं तमाम रहस्यों को जानने की हमारी टीम ने कोशिश की। न्यूज़ 24 की टीम ने सबसे पहले उस जगह पर जाने का फैसला किया। रविवार की रात को करीब 8:55 का वक्त था जब जनकपुरी के डी ब्लॉक में ये जो आप सड़क देख रहे हैं यहाँ पर संडे मार्केट लगती है और इस संडे मार्केट में काफी भीड़ भाड़ रहती है। इसी दौरान एक धीरेन्द्र नाम का युवक है जो कि यहीं पास में ही रहता है, उसने जाह्नवी को देखा। जाह्नवी रो रही थी और उसके बाद जब धीरेन्द्र ने जाह्नवी के पास जाकर देखा तो जाह्नवी के गले पर एक पेपर लटका हुआ था और उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि जाह्नवी वही बच्ची है जो कि इंडिया गेट से कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी। यानी जिस वक्त जाह्नवी मिली वो अकेली थी और उसके सिर के बाल भी काट दिए गए थे। बताया जाता है कि एक लड़के ने सबसे पहले जाह्नवी को देखा। न्यूज़ 24 की टीम ने लगातार धीरेन्द्र को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें ये जानकारी दी गई पुलिस की तरफ से कि धीरेन्द्र से लगातार पूछताछ हो रही है कि उसने जाह्नवी को किस हालत में देखा था और क्या वो ये भी देख पाया कि जाह्नवी के आसपास कोई ऐसे लोग थे जो कि जाह्नवी को वहां जनकपुरी की संडे मार्केट में छोड़कर भाग गए। जब हमारी टीम उस लड़के से मिलने में नाकाम रही तो हमने आसपास के लोगों से बात करने का फैसला किया। लड़की मिली थी, रो रही थी यहाँ पे, ये गुरुद्वारे के बाहर। फिर वो लड़का क्या कर चौकी पे ले आया था लड़की को
और 100 नंबर पे कॉल किसी और बंदे ने करा था कि भी ये यहाँ पे लावारिस लड़की है। वो पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि लड़की गंजी हो रखी थी। अब तक की हमारी तफ्तीश में ये तो पता लग गया कि जाह्नवी किस हालात में मिली और उसके बारे में किसने खबर की, लेकिन ये सवाल अब भी कायम था कि आखिर इंडिया गेट से लापता हुई जाह्नवी पश्चिमी दिल्ली कैसे पहुंची, किसने उसके बाल काटे, किसने उसका हुलिया बदलने की कोशिश की, किसने उसे हफ्ते भर तक रखा और कौन उसे यहाँ छोड़ गया। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने दिल्ली पुलिस से बात करने का फैसला किया। न्यूज़ 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने एडिशनल सीपी से बात की। ठीक है, का सिर ट्रांसफर किया हुआ था, सिर घुटाया हुआ था, उसके गले में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था ये लड़की जाह्नवी है जो 28 तारीख को पिछले महीने की इंडिया गेट से गुम हुई थी। इसके पिता का नाम लिखा हुआ था और फोन नंबर लिखा हुआ। पुलिस से बातचीत में हमें एहसास हो गया कि जाह्नवी को लेकर उनकी जानकारी सीमित है। हमारा ये शक सही भी साबित हुआ। ये हमारे लिए अभी भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो जाह्नवी इंडिया गेट से जनकपुरी कैसे पहुंची, किसके पास थी, कौन ले गया था, मकसद क्या था, हम लोग के लिए जाह्नवी जरूर मिल गई है, लेकिन हम लोग के लिए केस उतना ही अभी खुला हुआ है और हम लोग तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जब हमने पूछा कि आखिर इंडिया गेट के आसपास के सीसीटीवी ठीक ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे और पुलिस हफ्ते भर तक बच्ची को ढूंढने में नाकाम क्यों रही, तो सुनिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कवरेज है, एक तो हम लोग का सीसीटीवी कवरेज पुराना है, टेक्नोलॉजी तो हर 6 महीने में बदल जाती है, तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। पुलिस की बात से साफ है कि जाह्नवी कैसे मिली इसके बारे में वो पूरी तरह से कुछ नहीं जानती। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अब लाजवंती इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्ची को कौन छोड़ गया। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी से ही उसे सुराग मिलेगा जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएगा। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब जाह्नवी वापस आ गई, माँ बाप की भी जान में जान आई। पड़ताल से ये तो पता लग गया है कि ये बच्ची कैसे और किस हाल में मिली, लेकिन किसने इतने दिन जाह्नवी को अपने पास रखा, इस पर अभी तक रहस्य बना हुआ है। पहली थ्योरी, पारिवारिक रंजिश का शिकार बनी जाह्नवी। दूसरी थ्योरी, फिरौती के लिए जाह्नवी का अपहरण। तीसरी थ्योरी, जाह्नवी बच्चा चोर गैंग का शिकार हो गई हो। जाह्नवी के लापता होने की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस इन 3 थ्योरी पर काम कर रही है। उसे लगता है कि जाह्नवी के लापता होने के पीछे कोई एक कारण हो सकता है, लेकिन पहली थ्योरी को जाह्नवी का परिवार पूरी तरह से खारिज कर रहा है। जाह्नवी के पिता की माने तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। के पास कोई बच्चा नहीं होगा या कुछ होगा नहीं, हम ये सोच सकते हैं, एक गारंटी या पक्का नहीं कह सकते, ना ही हमें वो इंसान मिला जो कि हम उससे पूछताछ कर सके, बात कर सके या कुछ कह सके। पहली थ्योरी को जाह्नवी का परिवार खारिज कर रहा है, तो क्या जाह्नवी को फिरौती के लिए अगवा किया गया? लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा किया गया तो फिर जाह्नवी के घर वालों को फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं आया? अब सवाल उठता है कि क्या किसी बच्चा चोर गैंग ने जाह्नवी को उठा लिया था? लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि अगर ये काम किसी प्रोफेशनल गैंग का होता तो वो जाह्नवी को नहीं छोड़ता। हमें नहीं लगता जो किसी प्रोफेशनल गैंग ने किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए इस बच्ची को अगवा किया था, बच्ची को ले गया था, क्योंकि इन लोगों को पिछले 6-7 दिन में कोई रैंसम कॉल नहीं आया था पेरेंट्स को। जब जाह्नवी का परिवार भले ही रंजिश से इनकार कर रहा हो, लेकिन उसे लगता है कि उनकी बेटी को कोई बेऔलाद जोड़ा उठाकर ले गया होगा। उनका तर्क है कि जाह्नवी पूरी तरह से तंदुरुस्त है, वो डरी हुई भी नहीं। ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि बच्ची आपके सामने सही सलामत और एकदम फिट है और कपड़े भी वही है, सिर्फ उसके बाल हटा दिए गए। ऐसे में ज्यादा संभावना इसी बात की लग रही है कि किसी निसंतान दंपत्ति ने जाह्नवी को इंडिया गेट से उठाया और अपने साथ रखा। उसकी पहचान बदलने के लिए सिर के बाल काट दिए गए, लेकिन जब पुलिस का दबाव बढ़ा और मासूम की गुमशुदगी की खबर मीडिया में सुर्खियां बनने लगी तो उसे लाजवंती गार्डन में छोड़ दिया गया। बच्ची के गले में पट्टा डालकर ये लिख दिया गया ताकि वो अपने माता पिता तक पहुंच जाए। बच्ची किसी ऐसे सज्जन के पास थी
जो कि हो सकता है वो चाइल्डलेस हों, बच्ची उनको मिल गई हो तो उन्होंने सोचा होगा जो हम बच्ची को हम पाल लेंगे। और जब काफ़ी हाइप हो गया, काफ़ी प्रेशर बना, लोगों को जानकारी हो गई, तो उन्होंने बच्ची को शायद छुपाने के लिए उसका सिर भी कुटवा दिया, टॉन्सर कर दिया। फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए है, जिसके बाद सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि जानवी 8 दिन कहां थी, वो कैसे मिली। विनय सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का, फेसबुक पर जिस तरह से जानवी को तलाशने के लिए एक मुहिम चलाई गई, उसका असर भी हुआ। लापता थी, किडनैप किया गया था, कोई उठाकर ले गया, चाइल्डलेस कपल, ये तमाम कयास लगते रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने जो भूमिका निभाई, उसके चलते कहीं ना कहीं दबाव बना है, जिसके चलते जानवी अपने घर वापस आ सकी। जानवी का मामला वैसे एक बड़ी समस्या की एक कड़ी है, क्योंकि बच्चों के लापता होने के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। अगर मैं थोड़े आपको आंकड़े दिखाऊं तो आप देखिए, रोज, दिल्ली की बात बता रहा हूं, रोज 7 से 8 बच्चे दिल्ली में लापता होते हैं। देश में 17 से 18 बच्चे रोज लापता होते हैं। दिल्ली यानी कि लापता होने में भी देश की राजधानी है। और इस साल अगस्त तक 3,391 बच्चे लापता हुए दिल्ली में। और बच्चों को गायब करने के लिए कई गैंग सक्रिय हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। सितंबर महीने की अगर मैं बात करूं, पिछले महीने की, तो सितंबर में अपहरण के मामले 30% इनमें इजाफा हुआ है। दिल्ली की बात बता रहा हूं। और 2013 के आंकड़े बताऊं तो बच्चे कितने गुम हुए, ये देखिए, 6,494 बच्चे। और जो बच्चे नहीं मिल पाए, 1,443 बच्चे। ये 2013 के आंकड़े हैं। मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा था। अब लड़के और लड़कियां भी अगर मैं बता दूं तो 6,494 जो गुम हुए थे बच्चे, उनमें 3,059 लड़कियां थी, जबकि 2,709 लड़के भी गुम हुए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, पुलिस जो तंत्र है, इंडिया गेट की जो हम बात कर रहे थे, इंडिया गेट पर सीसीटीवी कैमरेज की हालत क्या है, वो SBS त्यागी ने आपको बता दी है। तो आप ऐसी जगहों पर अगर जाते हैं, ये मत मानिए कि वहां पर पुलिस की मौजूदगी है या सीसीटीवी कैमराज हैं तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। इंडिया गेट पर या और जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, वहां पर आप थोड़ा गौर भी कीजिए। ISBT है, ये नो ब्रेनर्स हैं। जिन जगहों पर ज्यादा भीड़ है, कश्मीरी गेट है, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सराय काले खां रेलवे स्टेशन की बात हो, बस अड्डे की बात हो, ये तमाम जगह हैं जहां पर आपको थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। एहतियात क्या? अगर आपके साथ छोटा बच्चा है, पर्ची उसकी जेब में रखिए, अपना नाम लिखिए, बच्चे का नाम लिखिए, अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिख दें, ताकि अगर किसी और को भी मिलता है बच्चा, वो फौरन आपसे कांटेक्ट कर सके, आपसे संपर्क साध सके। थोड़ी एहतियात जरूर बरतनी होगी। और नियंत्रण रेखा से खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। लगातार गोलीबारी वहां पर जारी है। स्थानीय लोग कह रहे हैं 1971 के बाद ऐसी गोलीबारी पहली बार उन्होंने देखी है। लेकिन फिलहाल आपको कुछ रोचक, दिलचस्प तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से 45 किलोमीटर दूर चित्रकोट फॉल में रायपुर के रहने वाले डॉक्टर मानक साहू और उनकी पत्नी हर्षा साहू। इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिएगा। जो बनियान पहने हैं ये डॉक्टर मानक साहू हैं, और जिस महिला को, लाल साड़ी में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये हर्षा साहू हैं। ये यहाँ पर घूमने आई थी, ये पानी में गिर गई, और पति का प्यार देखिए अपनी पत्नी के लिए कि वो 80 फुट ऊपर से इन फॉल्स में कूद गए अपनी बीवी को बचाने के लिए। और वहां पर जो मछुआरे मौजूद थे एक बोट में, वो तत्काल हरकत में आए और यहां पहुंच गए। और उसके बाद मानक साहू की पत्नी हर्षा साहू को पहले नाव में बचाया गया, नाव में चढ़ाया गया, और फिर मानक साहू। तो यहां पर पति का प्रेम भी साफ झलकते हुए और जांबाजी भी। 80 फीट से छलांग लगाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। और दूसरी तस्वीर, आज त्योहार है, कुर्बानी का त्योहार है, बकरीद, ईद उल जुहा भी कहते हैं, ईद उल अधा भी कहते हैं, अज़हा भी कहते हैं। और सलमान खान के फैंस
उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर जबरदस्त तादाद में मौजूद थे ईद मुबारक कहने के लिए। और सलमान पूरे अपने अंदाज में, ये इनका चिर परिचित अंदाज है, बालकनी में आते हैं, हाथ हिलाते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, मुबारकबाद स्वीकारते हैं, कबूलते हैं और मुबारकबाद देते भी हैं। हम भी अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर बकरीद की मुबारक, ईद की मुबारकबाद देते हैं। और आज नेशनल न्यूज सेंटर में बस इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।